नमस्कार। उत्थान एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कल हमने संघीय कार्यपालिका को शुरू किया था। हमने राष्ट्रपति से शुरुआत की थी। हमने देखा था कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान में, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य है, क्या इनकी शक्तियां हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने हमारे जो अब तक के जो राष्ट्रपति बने उनको पढ़ा। उनसे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है, उन सब का हमने अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आपके अगर कार्यपालिका से प्रश्न आता है तो इसकी 90% से ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो राष्ट्रपति में से ही आएगा। फिर भी हम उपराष्ट्रपति को एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है और योग्यताएं जो है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति की योग्यताएं समान है। भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और आपके जो लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता थी, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं उपराष्ट्रपति में होनी। निर्वाचक मंडल यानी कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, तो वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति में हमने देखा कि लोकसभा के, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और सभी सदस्य इसमें भाग। निर्वाचन की विधि वही है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो गुप्त मतदान प्रणाली है, इससे उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। ये राष्ट्रपति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रपति में हमने देखा कि वहां 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति में 20 ही आपके प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक चाहिए। कार्यकाल दोनों का ही 5-5 वर्ष का ही होता है। इस्तीफा राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, परस्पर एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारी जो राज्यसभा होती है उसके पदेन सभापति होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य यही होता है कि वो जो राज्यसभा है इसके सभापति के रूप में काम करते हैं, इसके पीठाधीश होते हैं। इसको आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को जितने वेतन भत्ते जितनी सुविधाएं मिलती है वो सारी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। हम संघीय कार्यपालिका की बात कर रहे थे तो हमने पहला राष्ट्रपति देखा, दूसरा हमने उपराष्ट्रपति के बारे में देखा। अब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का जो पद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। भारत में जो है ना वो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर के लिए। संसदीय शासन व्यवस्था की मतलब ये होता है, यहाँ पर जो है आपके सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है वो कोई और होता है और आपके जो आपके नाम मात्र का मुखिया होता है वो कोई और होता है। हमारे संघ सरकार में जितने भी कार्य किए जाते हैं सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियां रखते हैं और जो वास्तविक जो मुखिया है या जो वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसलिए भारत के संविधान के लिहाज से
प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही बनता है कि कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है। 74 इसका आप ध्यान रखें। और कौन इसकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, न ही मनोनीत होता है, बल्कि उसको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के पद पर। इस शब्द का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम आपके जो पहले प्रधानमंत्री जो हमारे बने, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्री तक, हम सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, या कोई युद्ध हुआ, या कोई बड़ी योजना आई, या कोई बड़ा ऐसा व्यापक परिवर्तन हुआ जिसने देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। तो उन इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं उनसे संबंधित कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम हमारे सारे जितने प्रधानमंत्री है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में हम जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन तथ्यों का अपन अध्ययन करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला ही आपके तथ्य ये हो गया कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। ये आपके 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस समय ये प्रधानमंत्री बने थे। और फिर वो 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 1964 तक। 1964 के अंदर नेहरू जी का देहांत हुआ, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री है। इनके कार्यकाल में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका आयोग का काम यह था कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो भाषाई विविधता है, जो ऐतिहासिक और जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उनका अध्ययन करते हुए भारत में नए राज्यों का निर्माण किस तरीके से किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए इस आयोग को बनाया गया था। बाद में इसकी सिफारिशों को कुछ को लागू भी किया गया था। लेकिन अपने यहाँ काम की बात यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। और कौन इसके अध्यक्ष थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 7वां संविधान संशोधन होता है नेहरू जी के कार्यकाल में। 1 नवंबर 1956 से ये लागू होता है, तो आप याद रखें 7वां संविधान संशोधन। इसमें राज्यों की सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण किया गया था। फिर देखते हैं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर चर्चाओं में भी था, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ, तो आपको बताना है 26 अक्टूबर 1947 को बता। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी 1962 में, ये तथ्य भी काम का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनको भारत की जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जनक माना जाता है। भारत की विदेश नीति इन्हीं से शुरू होती है, स्वतंत्र भारत की। और नेहरू जी ने आपके गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। आप जानते हैं कि उस समय जो लोग आर्ट्स विषय से उन्हें पता होगा कि आपके जब हम आजाद हुए उस समय पूरी दुनिया 2 बड़े गुटों में बंटी हुई थी। एक पूंजीवादी गुट था और दूसरा आपके समाजवादी गुट था। ठीक, ये उदार लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। ये समाजवादी, ये आपके थोड़े कंजर्वेटिव टाइप्स और संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण था। और पूंजीवादी व्यवस्था, इसके नेता थे यूएसए और इसके सहयोगी राष्ट्र, और इधर थे आपके यूएसएसआर और उसके सहयोगी राष्ट्र। तो हम जब आजाद हुए तो हमारे सामने ये विकल्प था कि हम इस खेमे में शामिल हो या फिर इस खेमे में शामिल हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि हम किसी खेमे में या किसी गुट में शामिल नहीं होकर के, बल्कि गुट निरपेक्ष रहेंगे, अलग रहेंगे। तो गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो भी आपके नेहरू जी के समय शुरू हुई। हमने चीन के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व
की नीति को अपनाते हुए पंचशील का समझौता किया था। 5 सिद्धांत क्या है? आपकी डिस्क्रिप्टिव या परीक्षा नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे इतना ध्यान रखें कि पंचशील का जो सिद्धांत है वो आपकी किसने? नेहरू जी ने दिया। भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हम देख रहे हैं, बाद में हम आगे देखेंगे स्थानीय स्वशासन को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर बना और इसके द्वारा स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से पहले जो शुरुआत एक तरीके से की वो नेहरू जी के समय हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे कि आपके 1959 के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर नागौर के अंदर बगतरी गांव में नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। ये चीज, और ये आपने कल ही बात की थी अपन ने पहली कक्षा में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक है आपके नेहरू जी की। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू अ डॉटर, ये 2-3 किताबें हैं। आपको उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है नेहरू जी की वो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की। इस पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखें। नेहरू जी 1946 से लेकर 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, 17 वर्ष तक। नेहरू जी के देहांत के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ समय के लिए, और उनके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। वो 1964 में बनते हैं, 1966 तक हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। और इनके रहते हुए जो है हमारे 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। हमारे यहाँ पर अकाल की स्थिति भी होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ थी, और 1965 का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है, उसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर समझौता होता है। ये समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। ठीक, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ताशकंद समझौता है। आपको इतिहास के लिहाज से या राजनीति विज्ञान के लिहाज से कैसे भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, 10 जनवरी 1966। उसके बाद में हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के स्वर्गीय हो जाने के बाद हमारी जो प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, 1966 से लेकर 1977 तक करीब 11 वर्ष तक रहते हैं, और 1980 से 1984 तक करीब 4 वर्ष तक हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहते हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक तो यहाँ पर जो है आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। आपके तमाम प्रकार के इसमें संविधान संशोधन होते हैं और तमाम संवैधानिक पीठें बनती है और एक संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन अपने यहाँ पर काम की बात यह है कि ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो वाद है ये मूल अधिकारों को लेकर के, संविधान की प्रस्तावनाओं को लेकर के, संपत्ति के अधिकारों को लेकर के एक कोई मामला है पंजाब का। लेकिन यह हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 1967 में हुआ था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 4 वाद दे दें सर्वोच्च न्यायालय के, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके के वाद दे दें और कौन सा वाद किस वर्ष में हुआ, आगे आपके 4 वर्ष दे दें, तो उसमें ये प्रश्न आपकी, ये तथ्य आपकी हेल्प कर सकता है। 1967 का ये वाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। 1969 में 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। जितनी भी निजी क्षेत्र में जो बैंकें काम कर रही थी उनको सरकार ने स्वयं अधिग्रहित किया और बैंकों का इस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। आप जरूर याद रखें कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। 1969 में एक और काम किया गया, प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था। प्रिवी पर्स का क्या मतलब है? प्रिवी पर्स का मतलब यह है कि कल ही मैंने आपको बताया कि जब हम अंग्रेज भारत की बात करते हैं तो वो भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक आपके ब्रिटिश भारत था, अंग्रेज भारत जिसको कहते हैं, और दूसरा आपके देसी भारत या देसी रियासतों वाला जो भारत था
अब जब भारत आजाद हो गया तो भारत, ब्रिटिश भारत तो भारत में था ही, लेकिन देशी रियासतें के पास ये विकल्प था कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो स्वतंत्र रहे, अपना अलग से देश बनाए, और चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। ऐसी स्थिति में इनको भारत संघ में जोड़ने के लिए देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को हर माह कुछ निर्धारित मात्रा में राशि दी जाती थी, इसके बदले में कि वो भारत संघ में शामिल होना स्वीकार करें। ये राशि बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया, फ्री विपर्स की समाप्ति कर दी गई। फिर 1966 के अंदर, इससे पहले की घटना है, 1966 में भारत में जो आपके प्रशासनिक सुधार आयोग बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है, पहला एआरसी बनता है, और इसके आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का नाम याद रखें, ये आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, पहले गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री भी है, और जब ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस पद से ये इस्तीफा दे देते हैं, आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, तो 1966 में बना। अध्यक्ष कौन थे, तो आपके मोरारजी देसाई। ठीक, फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल की एक और घटना कि चौथी जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 1 वर्ष पूर्व ही उसको भंग कर दिया गया था। पूरे 5 वर्ष नहीं चली, बल्कि 4 वर्ष ही चल पाई थी। ये आप इसको ध्यान रखें कि कौन सी लोकसभा जो है, इसमें इंदिरा गांधी के नाम से शायद नहीं भी पूछे, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकसभा है जो आपके, पहली कौन सी लोकसभा है जो अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही भंग कर दी गई थी, तो वो आपके चौथी लोकसभा है। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। ठीक, 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। इस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है, और उस समय युद्ध जो है भारत जीतता है, और एक नए देश का निर्माण होता है, बांग्लादेश का। पाकिस्तान के साथ अगर हम युद्धों की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के साथ अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1947 के अंदर, दूसरा 1965 के अंदर, तीसरा आपके 1971 के अंदर, और चौथा है 1999 के अंदर। ये कारगिल का युद्ध है। ठीक, और ये आपके बांग्लादेश के लिए हुआ था। और 1965 का युद्ध, ये भी भारत पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को लेकर के हुआ था। और ये 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद में ये आपके युद्ध हुआ था। 1965 के युद्ध के बाद में आपके जो समझौता हुआ उसको बोलते हैं आपके शिमला समझौता, सॉरी इसको बोलते हैं आपके ताशकंद समझौता। अभी हमने देखा था कि अयूब खान और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ये समझौता होता, ये हमने देखा था। 1971 का जो युद्ध हुआ वो आपके बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, और इसके बाद में जो समझौता हुआ उसको हम कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद में जो आपकी 1999 का जो कारगिल का युद्ध हुआ उसके बाद में जो हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समझौता हुआ वो आगरा में हुआ था। आगरा अकॉर्ड, या जिसको आगरा समझौता कहते हैं, इसको आप याद रखें। ठीक है, इस युद्ध के समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस युद्ध के समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इस युद्ध के समय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस युद्ध के समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, ये आप इस युद्ध का ध्यान रखें। इस युद्ध के बाद में आपके जो है वो शिमला समझौता होता है 1971 के युद्ध के बाद में, इसको आप जरूर याद रखें। इंदिरा गांधी के समय ये घटनाक्रम आप सारे याद रखें। इनका कार्यकाल 15 वर्ष का रहा। बीच में 77 से लेकर 1980 तक बीच का जो समय है, यहाँ पर आपके मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही एक और वाद आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद, 1973 का वाद है। इस वाद के द्वारा जो हमारी न्यायपालिका और जो
कार्यपालिका के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं विराम देखने को मिला। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे या जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है आपके कंसेप्ट पहली बार दिया गया था। ध्यान रखना, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में किस वर्ष या किस वाद के द्वारा जो है वो न्यायपालिका के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो वो आपके 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था। याद रखें आप इसको। नवनिर्माण आंदोलन का संबंध किससे है? गुजरात से। ये तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नवनिर्माण आंदोलन का संबंध गुजरात से। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन एक समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति की सिफारिश पर किया गया 42वां संविधान संशोधन? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अब तक के सबसे बड़े बदलाव किए गए। यानी इतना बड़ा संविधान संशोधन न तो इससे पहले हुआ, न ही उसके बाद हुआ। सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इस संविधान संशोधन को ही अपने आप में लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए। एक बदलाव ये किया गया इसके द्वारा कि एक तो इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये प्रश्न आपसे अलग से ही पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है आपके 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन हुए थे, लेकिन आपके इतना ही काम का है, अगर संविधान संशोधन अलग अलग देकर के वो किस वर्ष में हुए उनको सुमेलित करवाया जा सकता है। इंडिविजुअली अलग से पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ। और 42वें संविधान संशोधन के संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो इस समिति का नाम आप याद रखें। लघु संविधान की जो संज्ञा है वो किस संविधान संशोधन को दी जाती है? तो वो 42वें संविधान संशोधन को दी जाती है। और मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, हमने कल बात ही की थी, हमने जो रूस से प्रभावित होकर के इसको लिया था, ये हमारे संविधान के अंदर इसमें जोड़े गए। इसके अलावा इसमें क्या यहाँ लिखा भी है कि भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है, कल हमने बात की थी। और जो भाग 4 के बाद में 4A है, इसमें आपके अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51 क आप जो भी लिखें वो जोड़ा गया और इसमें आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें हमारे जो है वो मूल कर्तव्य कुल जो है वो 10 थे। बाद में आपके 2002 के अंदर शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ करके वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे 11 है। ये पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो प्रारंभिक रूप में 10 थे, लेकिन आज कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये आपके 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ये 3 शब्दों के बारे में आप ध्यान रखें। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुए? तो एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को इसमें आपके जोड़ा गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक और संविधान संशोधन, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, याद रखें। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस प्रकार से कोई भी 3 या 4 संविधान संशोधनों के नाम दे करके उनके समक्ष कौन सा किस वर्ष हुआ
वो देकर के आपसे सुमिलित करवाया जा सकता है, किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, और किसी अलग से किसी के बारे में पूछा जाएगा तो केशवानंद भारती के बारे में ये जरूर पूछा जा सकता है कि संविधान, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो वो आप उसमें याद रखें, ये आप इसका वर्ष याद रखें। फिर RS सरकारिया आयोग बना 1983 में, ये भी सन पूछा जाएगा, इसमें भी ये RS सरकारिया जो आयोग था ये केंद्र राज्य संबंधों के बारे में था। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, उन संबंधों को लेकर के ये आपके आयोग बना था। इसने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी, तो ये RS सरकारिया आयोग, आप इसको याद रखें, इसके सन जरूर को याद रखें आप 1983 में। फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 18 मई 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण आप जानते हैं अपने राजस्थान में ही है, जैसलमेर में है। यहाँ पर जो है आपके भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परमाणु परीक्षण जो है फर्स्ट परमाणु परीक्षण है अपना, इसको आप जरूर याद रखें। इसकी दिनांक कई बार पूछी जाती है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया, इसमें 4 अलग अलग दिनांक और वर्ष दे दिए जाते हैं, उसमें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। और कहां पर किया गया, तो जैसलमेर में। अब देखो, इंदिरा गांधी जी 1971 से 1977 और 1980 से 84 बीच का जो 3 वर्ष का समय है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपके मोरारजी देसाई बनते हैं। 1977 से लेकर 1977 से 1978 तक रहते हैं। बीच में चौधरी चरण सिंह भी बनते हैं, पूरे कार्यकाल तक ये नहीं रहते हैं। और जो आपके मोरारजी देसाई है वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, और पहली जो गठबंधन सरकार है उसके भी मुखिया आपके मोरारजी देसाई होते हैं। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। बीपी मंडल, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल, ये अन्य पिछड़ा वर्ग की का अध्ययन करने के लिए, इसमें कौन कौन सी जातियां शामिल की जाए इसके लिए, और उनको क्या क्या सरकारी लाभ, आरक्षण आदि की क्या सुविधाएं दी जाए, इसका अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया 1978 के अंदर। ये याद रखें, बीपी मंडल आयोग का गठन कब किया गया, तो 1978 में किया गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया। ठीक, फिर आता है मोरारजी देसाई कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में होता है। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे जो बदलाव है उनको पुनः निरस्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन, एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि इसमें जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है इसको भी यहाँ पर समाप्त किया गया था। हमारे संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है, जो प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया था। लेकिन अब जो है वो एक जब हटा दिया गया तो 7 से 1 कम होकर के अब हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसको भी आप ध्यान रखें, वर्तमान में मूल अधिकार 6 है, और ये संविधान संशोधन 1978 वाला 44वां, आप इसको याद ही रखेंगे। फिर 1980 के बाद में 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। उनके बाद 1984 से लेकर 1989 तक हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना, एक तो असम समझौता हुआ था, याद रखें इसको। जो पूर्वोत्तर राज्य है, उन पूर्वोत्तर राज्यों में शांति के प्रयासों में जो है ये किया गया था, और इसको आप याद रखें। और ये मिजो समझौता, ये भी मिजोरम में किया गया था, और मिजो समझौता और असम समझौता ये दोनों पूर्वोत्तर के राज्यों से संबंधित है, एक 1985 में और एक 1986 में। इन दोनों बातों को आप याद रखें। शाहबानो प्रकरण का संबंध भी राजीव गांधी के कार्यकाल से है। ठीक, और उसके बाद में ऑपरेशन पवन, ये भी जो है वो श्रीलंका में चलाया गया था। श्रीलंका के अंदर जो है वो राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत ने जो है भारतीय शांति रक्षक सेना को भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था,
और वहां पर जो है शांति की स्थापना के लिए वहां पर जो है तमिलों को लेकर के और सिंहली समुदायों को लेकर के वहां पर जो है आपके आपस में संघर्ष होता था। और वहां पर जो है वो अब भारत ने अपनी जो है शांति सेना भेजी थी। वहां पर लिट्टे भी महत्वपूर्ण इसमें रोल आता है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन पवन है वो श्रीलंका में किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। फिर 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन होता है। इसको आप जरूर याद रखें। 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में होता है। ये दल बदल से संबंधित कानून है इसमें, ये आप बात याद रखें। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, जो बड़े बड़े कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। 1991 से लेकर 1996 तक इनके कार्यकाल में एलपीजी आई। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, आपके निजीकरण और वैश्वीकरण जो है। सबसे पहले 1991 में हमारे देश में ये नीति शुरू की गई थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे आगे स्थित जितने भी वो देश हैं उन देशों के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक नीति जारी की। उसको बोलते हैं पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये आपके नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू हुई। और इनके कार्यकाल में एक बड़ा जो न्यायालय का जो वाद था, मुकदमा था, वो एसआर बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य का जो मामला है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को भी आप ध्यान रखें, ये इनके कार्यकाल में हुआ था। इनके बाद जो बड़े कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी है। ये 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनके कार्यकाल में 11 मई से 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हमने देखा, और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत का हो रहा है आपके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 से 13 मई 1998 को। इनके समय एक युद्ध भी होता है, कारगिल का युद्ध। कारगिल युद्ध, इसमें जो हमारा ऑपरेशन चलता है वो ऑपरेशन विजय के नाम से चलता है, ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में हम विजय होते हैं और इस युद्ध के बाद में जो समझौता होता है वो आपके आगरा समझौता होता है। जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध के बाद में वार्ता होती है, संधि होते हैं, समझौते होते हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने होते हैं। तो ये समझौता जो है आगरा समझौते के नाम से हुआ था। किसके मध्य हुआ? तो एक तो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे और दूसरे पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ। इनके मध्य हुआ था। एक इनके समय की जो बड़ी घटना है वो यह है कि इनके द्वारा एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इसने अपनी बहुत सारी सिफारिशें दी, कुछ लागू की भी गई थी, कुछ नहीं की गई है। लेकिन ये संविधान समीक्षा आयोग जो बना, ये एक ही बार बना है। भारत में संविधान समीक्षा आयोग आज तक एक ही बार बना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो एम.एन. वेंकटचलैया, इसका नाम आप याद रखें। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, 10 वर्षों तक। इनके समय यूपीए बना था पहली बार, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये इसमें मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसके अलावा इसके अन्य सहयोगी दल इसमें शामिल है। तो ये इनका एक अलायंस है, गठबंधन है इनका। ये मनमोहन सिंह के समय शुरू हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की एक बड़ी घटना यह है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को यहां पर लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो याद रखना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था। एम पुंछी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ये 2007 में आयोग बना था। ठीक, ये आप इसको याद रखें। और इसके बाद में अगर हम देखें 2014 के बाद से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो बड़ी घटना है, हम केवल बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं।
जैसे एक तो इनके कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, नीति आयोग बना और योजना आयोग के स्थान पर बना। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो वो आप याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप इसको जरूर याद रखें, इसकी फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। और कब बना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015। जब से ये बना है उसके बाद से लगभग कोई 10 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को हुई। किसके स्थान पर हुई, तो जो पूर्व में योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर इसको बनाया गया। एक जम्मू कश्मीर का, इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए थे, उनमें कुछ विशेष प्रावधानों को जो है आपके समाप्त किया गया है। और वो कब किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को। ये आप जरूर इसको याद रखें, 5 अगस्त 2019। ये प्रधानमंत्रियों के हम कार्यकाल देख रहे थे। आगे हम देखते हैं, तो जो हमारी मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं, तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये मंत्री इसमें आते हैं। इनकी अलग अलग परिभाषाएं, इनका अलग अलग महत्व है। आपकी डेस्क्रिप्टिव परीक्षा है नहीं, आपकी ऑब्जेक्टिव है, आपको एक विकल्प का चयन करना है, तो इसमें आपके ज्यादा बड़ा प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आपका प्रश्न शायद इसमें नहीं भी आए। ये मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये सारे अलग अलग स्तर के मंत्री इनके साथ काम करते हैं। आगे हम देखें, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को सारे जो लीगल मामले होते हैं, लीगल एडवाइजर का ये काम करता है। ये आपके महान्यायवादी, ये आपको पता है कि संसद के अंदर बैठ सकते हैं, आपके जो है वो आपके बोल भी सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि इनको आपके जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर रखा जाता है। तो महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद में एक पद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में इनका उल्लेख है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल, इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है, या फिर इनकी आयु अगर 65 साल पहले हो जाती तो 65 वर्ष तक होता है। जो भी, चाहे उनके नियुक्ति तिथि से लेकर 6 वर्ष का समय, या उनकी स्वयं की आयु 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले होता है उसके आधार पर इनको सेवा से मुक्त किया जाता है। इनको जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, उस पर ये भारित होता है। भारित होने का मतलब ये हुआ कि इनको जो वेतन मिलता है उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसका निष्पक्ष रहना भी बहुत जरूरी है। ये सारे लेखा परीक्षकों का काम करते हैं। CAG जो है वो ये आपके केंद्र और राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण करता है, अकाउंट्स का काम करता है, ऑडिटिंग से संबंधित काम इनका रहता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, संविधान के अंदर इनको स्थान दिया गया है। एक संवैधानिक पद भी है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। आगे देखते हैं। अब तक अपन ने देखा था कार्यपालिका के बारे में। हमने बात की पहले कि कार्यपालिका, संसद, आपके जो शासन के 3 अंग होते हैं, उसमें एक अंग कार्यपालिका है, एक अंग विधायिका है और एक अंग आपके न्यायपालिका है। इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। विधायिका का अब अध्ययन कर। भारत में विधायिका का मतलब ही संसद है। भारत में विधायिका किसको कहते हैं, तो भारत में विधायिका संसद को। ठीक, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद
79 में है। ठीक, एक आप ध्यान रखें कि जैसे आपके अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, इसमें आपके संसद का उल्लेख है, इसमें राज्यसभा का उल्लेख है और इसमें आपके लोकसभा का उल्लेख है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक, तो अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है। संसद बनती कैसे है, संसद के अंग क्या है? तो संसद के 3 अंग हैं। हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है कि इसमें एक राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण। राज्यसभा, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। कुल सदस्य हमारी राज्यसभा में 250 है, जिसमें 238 सदस्य तो आपके होते हैं निर्वाचित, इलेक्टेड होते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन होते हैं? तो ये आपके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं, इनको ही नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये स्थायी सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, फिर 1/3 नए आते हैं, फिर उनका 2 साल वो कार्यकाल करते रहते हैं, और जिसका भी आपके जो हर 2 साल में 1/3 नए आते रहते हैं और 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस प्रकार ये सदन कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि स्थायी सदन है। हम आगे लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो लोकसभा में हम देखेंगे वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद पूरी की पूरी लोकसभा भंग होती है और वापस नए सिरे से चुनाव होते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं। राज्यसभा आपके स्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? तो भारत का नागरिक हो, संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार इसने शपथ लियो। संविधान के अंदर आपकी 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में अनुसूची संख्या जो 3 है, उसमें विभिन्न जो संवैधानिक पद है उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो ये शपथ अनुसूची 3 के अनुसार जो होती है, वो उनको शपथ लेनी होती है पहले, चुनाव से पहले लेनी होती है। और दूसरी इनकी योग्यता है कि इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने देखा वहां न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आगे हम जब लोकसभा पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे उनका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फिर उपराष्ट्रपति जो है, ये उपराष्ट्रपति को आप देख लें एक बार बीच में, यहाँ पर उपराष्ट्रपति स्लाइड आगे पीछे हो गई होगी। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात अपन ने कर ही ली थी। पहले जो सभापति थे, यानी जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही अपने पहले सभापति होंगे, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भैरव सिंह शेखावत जो है ये अपने राज्यसभा के सभापति रह चुके हैं, यानी ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन इनके बारे में जो तथ्य है वो ये है कि ये प्रथम राजस्थानी व्यक्ति है जो राज्यसभा के सभापति रहे थे। राजस्थान से जो व्यक्ति राज्यसभा के सभापति रहे हैं वो डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत है, और राजस्थान से जो राज्यसभा के सदस्य है वो आपके 10 है। इसको आप जरूर ध्यान रखें। राज्यसभा में कितने सदस्य है? राजस्थान से 10 सदस्य। आगे हम जब लोकसभा देखेंगे तो हम कहेंगे लोकसभा से राजस्थान में लोकसभा के अंदर राजस्थान के कुल 25 सदस्य, और राज्यसभा में राजस्थान के 10 सदस्य है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि संसद के अंदर राजस्थान के कुल कितने सदस्य हैं, तो हम कई बार 25 कर देते हैं। 25 नहीं है। संसद की जब बात करें तो संसद के अंदर ये दोनों ही आते हैं, तो संसद के अंदर हमारे कुल सदस्य 35 हो जाएंगे। 25 और 10, 35 सदस्य हमारे जो है संसद में आपके हैं। यहाँ अलग से पूछा जाए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 10 है। सबसे ज्यादा किस राज्य के सदस्य राज्यसभा में है? तो ये उत्तर प्रदेश से 32 सदस्य। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें, और ये योग इसका ध्यान रखें। अगली बात करते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80 और 81, इसको आप ये
भूल से हैं, इसको आप अनुच्छेद 81 माने। अनुच्छेद 81 लोकसभा। कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 है, 530 सदस्य, 20 सदस्य और 2 सदस्य। ये दो आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं, अब इनको नहीं रखा जाता है, और ये आपके राज्यों से होते हैं, ये आपके संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। अभी वर्तमान में आपके 545 सदस्य है। 545 दो कम हो गए तो 543 सदस्य। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य काम करते हैं। योग्यता सेम वही जो राज्यसभा के सदस्यों की है, बस एक आयु का फर्क है। आयु यहाँ 25 वर्ष है, वहां आयु 30 वर्ष थी। प्रोटेम स्पीकर का पद, प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये होता है कि जब नई लोकसभा बनती है तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति वरिष्ठतम लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर का आप नाम जरूर याद रखें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये प्रश्न शायद आपकी पीटीटी की परीक्षा थी या पिछली किसी परीक्षा में पूछा गया है कि आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान के अध्यक्ष भी याद रखें, ओम बिरला है। कोटा के सांसद है, राजस्थान से ही है। ओम बिरला का नाम जरूर याद रखें, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान से लोकसभा में कुल सदस्य 25 है और 10 राज्यसभा से और कुल सदस्य 30 है, बात हम कर चुके हैं। सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं, 80 सदस्य। सर्वाधिक लोकसभा से, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के हैं और राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश के हैं। लोकसभा का क्या महत्व? लोकसभा का यह महत्व कि लोक सरकार हमारे देश में उसी की बनेगी जिसका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत होगा। राज्यसभा में भले कितनी सीटें हो, राज्यसभा से सरकार नहीं बनती। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन लोकसभा कहा जाता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा में होते हैं। तो सरकार उसी की बनेगी जिसका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत होगा। कोरम, कोरम का मतलब होता है जो संसद के जिस सदन की बात कर रहे हैं उस सदन में जितने सदस्य हैं उस सदस्यों के अगर 1/10 सदस्य उपस्थित है तो ही किसी विधेयक पर, किसी कानून पर, किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे कम है तो उस पर चर्चा, वाद विवाद, बहस, मतदान कुछ भी नहीं होगा। तो कोरम का मतलब है 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, अब देखो हमारे संविधान के अंदर जो है वो शक्तियों का विभाजन जो है वो किया गया है अनुच्छेद 246 में, और 7वीं अनुसूची है। इसके अंदर जो है संघ, राज्य और समवर्ती 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको संघ सूची में रखा गया है, जो विषय स्थानीय महत्व के हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको दोनों में रखा गया है, जैसे शिक्षा है। तो दोनों स्तर की सरकारें, संघ स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार इस पर कानून बना सकती है, और अगर इनके कानूनों के मध्य किसी भी प्रकार का टकराव होता है तो संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को वैध माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में आपके अनुच्छेद 243 में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया है, और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये सूचियां निर्धारित की गई है। संघ सूची की बात करें तो इसमें आपके 97 विषय है। राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पर आपके कितने विषय हैं? राज्य सूची में आपके 66 विषय है, और आपके जो समवर्ती सूची है इसमें आपके 52 विषय है। ये विषयों की संख्या याद रखें, 97, 66 और 52। अब देखो हमारे संविधान में जो संशोधन होता है ना, वो संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधनों से है? तो संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सारी की सारी बातों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है। संविधान में संशोधन कई तरीके से होता है। साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से होता है। लेकिन जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होता है
उस संविधान संशोधन को संविधान संशोधन विधेयक के रूप में काउंट नहीं किया जाता है, उसको गिना नहीं जाता है। संविधान संशोधन वही माने जाएंगे जो विशेष बहुमत से होते हैं या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है प्रत्येक सदन का 2/3 बहुमत, जितने मेंबर हैं उसका अगर 2/3 बहुमत है तो ही आपके जो है वो आपके संविधान में संशोधन होगा। कुछ प्रावधान ऐसे हैं और कुछ प्रावधान है कि 2/3 बहुमत तो होगा ही होगा, साथ में आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है, तो ये आपके हो सकता है। संविधान या ध्यान रखने वाली बात ये है कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में है। अब हम देखते हैं संविधान जो संशोधन हुए उनमें से जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया था, ठीक है, इतना ही याद रखें आप इसको। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं सीधा, हम केवल जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे, सारे संविधान संशोधनों की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अब तक जो है आपके 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 संविधान संशोधनों की हम यहाँ पर अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। हम 105 संविधान संशोधनों के बारे में, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 से लागू। इसके तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश भारत में थे। ध्यान रखें 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और इस संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन विधेयकों को अनुमति देने के लिए बाध्य है। कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर की बाध्यता इसमें जो है आपके लगा दी गई थी, वो 24वां संविधान संशोधन 1971 में, हालांकि अब ऐसी बाध्यता नहीं है। उसके बाद जो बड़ा संविधान संशोधन हम बात कर चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, भाग 4 क 51 अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य प्रारंभ में 10 वर्तमान में 11 इसके द्वारा जोड़े गए थे। ये संविधान संशोधन पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, हम बात कर चुके हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया, ये भी हम बात कर चुके हैं। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बनती है, उस सरकार के समय इसमें संशोधन होता है। और जो आपातकाल लगा था 1975 के अंदर, वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे। उस समय जो आपातकाल लगा था, तो संविधान में आपातकाल के लिए जो आधार उल्लेखित है, एक तो है बाह्य आक्रमण, दूसरा युद्ध, और तीसरा था आंतरिक असंतोष। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया था, लेकिन बाद में इन्होंने आंतरिक असंतोष शब्द को हटा दिया और उसकी जगह लिख दिया सशस्त्र विद्रोह। तो अनुच्छेद 352 में तो सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख कब किया गया, कब लिखा गया, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में जितने परिवर्तन किए गए, उनमें से अधिकांश परिवर्तनों को वापस उसी स्थिति में लाया गया जो 1976 से पहले थे, 42वें संविधान संशोधन से पहले थे। तो ये इसमें किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, इसके द्वारा दल बदल कानून बनाया गया और संविधान की जो अनुसूची 10 है उसको जोड़ा गया था, ये भी दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले हमारे यहाँ पर जो वयस्क मताधिकार था वो 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, अब उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इनको अपन अलग से पढ़ेंगे जब स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। जो पंचायती राज व्यवस्था है, आपके ग्रामीण
स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है, इन दोनों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किए गए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में जोड़ी गई ये आखिरी अनुसूची है, इसके बाद में कोई नई अनुसूची नहीं जोड़ी गई है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आता है वो आता है 100वां संविधान संशोधन। ठीक, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है 2015 के अंदर। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसको कहते हैं LBA, ये आपके 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में आते हैं 101वां संविधान संशोधन। ये सारे अपन आज तक जो हुए हैं इनको कंटिन्यू देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, GST परिषद का गठन किया गया। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, OBC जो कमीशन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपके जो SC आयोग है, जो ST आयोग है, उनको पहले से संवैधानिक मान्यता थी, लेकिन OBC आयोग को पहले से संवैधानिक मान्यता नहीं थी। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, इसके द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। 103वां संविधान संशोधन जो है वो भी 2019 में किया गया। इसके द्वारा जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आपके जो है सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण दिया गया था। इसको आप ध्यान रखें। EWS का संबंध, EWS के आरक्षण का संबंध कौन से संविधान संशोधन से है? तो वो आपके 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। फिर आते हैं 104वां संविधान संशोधन। ये SC और ST जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया है, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा में, उसको हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया। इसी के द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म किया गया। जो लोकसभा के अंदर 2 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित करते थे, अब उसको, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। फिर लास्ट में 105वां संविधान संशोधन, ये 2021 में किया गया। इसके द्वारा जो आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो OBC कमीशन है, उसकी जो शक्तियां हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, उसको जो है आपके बढ़ाया गया और कहा गया कि उसको स्वतंत्र राज्य सूची पर जो है आपके लागू नहीं होगी। स्वतंत्र राज्य सूची पर उसकी जो है शक्तियां जो है OBC आयोग की, इस पर लागू नहीं होगी। इतना ही। आगे के जो आपके टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करें। धन्यवाद।